हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाई थी, है ना। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता प्रथम कोटि की अभिक्रिया की, तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, है ना। तो उसी के जस्ट बाद जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है आपका आणविकता, या कहीं कहीं देखेंगे अभिक्रिया की आणविकता लिखा हुआ होता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इंग्लिश में इसको कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता, या कहीं कहीं पर देखेंगे तो अभिक्रिया की आणविकता लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना। अब देखिए ये मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है कि किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। यानी किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में, देखिए शब्द जुड़ गया संतुलित, है ना। खेल यहीं पर है, संतुलित होनी चाहिए समीकरण। मान लिया एग्जाम में कोई ऐसी समीकरण आपको दे दिया जो संतुलित ना हो, बिना संतुलित वाली एक समीकरण आपको दे दिया और उसमें पूछ ले कि इसमें अभिक्रिया की आणविकता बताइए, तो आप वहां पर यह ध्यान दीजिएगा कि दी गई रिएक्शन संतुलित है या नहीं। अगर रिएक्शन संतुलित नहीं है तो उसको संतुलित कर लीजिएगा। और देखना किसको है, देखना किसको है, तो देखना केवल अभिकारक अणुओं की संख्या को है कि अभिकारक कितना है। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, आणविकता कभी 3 से ज्यादा नहीं होती है। तो आणविकता कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होती, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी किसी अभिक्रिया में आपके अभिकारक मान लिया 4 लिखे हुए आपको मिल जाए, 5 मिल जाए लिखे हुए, तो आप आणविकता को 4 या 5 नहीं लिखेंगे, है कि नहीं। तो उसमें क्या है, क्योंकि यहां पर आपने पढ़ लिया ना कि जो आणविकता है वो कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होती है ना। यानी कि आणविकता कभी 3 से ज्यादा नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आणविकता कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होती है। तो मान लिया किसी रिएक्शन में आपको आणविकता 4-5 मिल गई, तो फिर वहां क्या करना है, तो वहां पर आपको आणविकता 3 ही लिखनी है, 3 से ज्यादा नहीं लिखना है। अब ये क्यों नहीं होता, आखिर आणविकता 3 से ज्यादा क्यों नहीं होती। आणविकता 3 से ज्यादा इसलिए नहीं होती है कि जब अभिकारक 1 से ज्यादा हो जाएंगे तो उत्पाद बनने की संभावना कम हो जाएगी, है कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर ये छोटा सा एग्जांपल, मान लिया ए है और बी है, ए और बी मिलकर के प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, सी बनाते हैं, है कि नहीं। मान लिया अभिकारक है आपका ए और बी, ए बी मिलकर के सी बनाते हैं। तो यहां पर क्या है, ए और बी की रिएक्शन होने से सी बन रहा है। तो मान लिया जैसे यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर, इस पात्र के अंदर मान लिया ए और बी भरा हुआ है ना। इसके अंदर क्या है, ए और बी। आपको पता है कि ए और बी की जब टक्कर होगी तभी आपका उत्पाद क्या बनेगा, सी बनेगा। यानी ए बी की आपस में रिएक्शन होने पर ही सी बन रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि जब इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ए और बी हो जाएंगे तो कभी देखिए क्या होगा, इसमें उत्पाद बनने के लिए ए का बी से कंबाइंड होना जरूरी है। यानी ए बी से जाकर के टकराएगा तब उत्पाद सी बनेगा, है कि नहीं। तो इसके अंदर ये भी तो हो सकता है कि बी बी से टकरा जाए और ए से टकरा जाए, तो ए से टकराने और बी से टकराने की संभावना क्या हो जाएगी, वहां पर बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो इस प्रकार से यहां पर क्या होगा कि इसके अंदर ए और बी के टक्कर की संभावना कम हो जाएगी। तो जब ए और बी के टकराने की संभावना कम हो जाएगी यानी उनके रिएक्शन करने के चांस कम हो जाएंगे। तो जब उनके रिएक्शन करने के चांस कम हो जाएंगे तो वहां पर क्या है, उत्पाद बनने की संभावना कम हो जाएगी, है कि नहीं। उत्पाद बनने की संभावना कम हो जाएगी तो वो रिएक्शन नहीं होगी, और जब रिएक्शन नहीं होगी तो वहां पर आणविकता नहीं मिलेगी देखने को, है कि नहीं। तो क्योंकि यहां पर क्या होगा कि अभिकारकों की मात्रा या अभिकारकों की संख्या बढ़ने से उनमें प्रभावित टक्करों की संख्या कम हो जाती है, जिससे उत्पाद बनेगा, है कि नहीं। तो जब रिएक्शन ही नहीं होगी तो आणविकता का कोई मतलब ही नहीं, है कि नहीं। तो ये है उसका रीजन। तो इसीलिए यहां पर लिखा कि आणविकता कभी 3 से ज्यादा नहीं होती, इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद देखिए, अब मैंने आपको देखिए बता दिया है यहाँ पर कि आपको देखना क्या है, आपको देखना है अभिकारक अणुओं की संख्या, ठीक। तो चलिए यहाँ पर देखिए रिएक्शन लिखी हुई NH3 + HCl और बन क्या रहा है आपके सामने, देखिए NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, है ना। अब इस रिएक्शन में आपसे पूछा गया कि इसकी आणविकता बताइए कितनी है। तो पहले आपको देखना ये होगा कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, संतुलित है। अगर संतुलित नहीं तो संतुलित करिए पहले, उसके बाद आणविकता बताइए, है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, N1 है, N1 है, बिल्कुल ठीक है। 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 4 है, बिल्कुल ठीक। 1 क्लोरीन यहाँ, 1 क्लोरीन यहाँ, समीकरण पूरी बैलेंस है। तो आणविकता क्या है, अभिकारक अणुओं की संख्या।
तो यहाँ पर देखिए कोई संख्या नहीं तो 1 मान लेंगे, यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो यहाँ 1 मान लेंगे। तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, इसकी जो आणविकता होगी, इसकी आणविकता बराबर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखिए एक इसका अणु है, एक इसका अणु है, तो आणविकता यहाँ कितनी हो जाएगी, 2। अभिकारक को देखना है, उत्पाद को नहीं, यानी इससे हमें लेना देना नहीं है, हमें केवल अभिकारकों को देखना है। अभिकारक कहाँ लिखे होते हैं, तो अभिकारक जो होते हैं आपके वो बाईं ओर लिखे होंगे, या एरो के इस साइड में, इधर साइड में अभिकारक लिखे हुए होते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर आणविकता कितनी हो गई, 2 हो गई। अब इस नीचे वाली में देखिए 2 मैग्नीशियम और O2 है और MgO बन गया, है कि नहीं। ये रिएक्शन देखिए बैलेंस है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए 2 मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, यानी यहाँ भी सब कुछ बैलेंस है कि नहीं, यानी ये भी रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो अभिकारक अणुओं की संख्या देख लीजिए यहाँ पर कितना, ये है देखिए 2 और 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 लिखा, ये 2 और ये कितना है 1, तो 2 1 कितना हो गया 3, यानी आणविकता कितनी होगी, 3 हो जाएगी, यानी आणविकता बराबर कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ आणविकता 2 है और इस रिएक्शन के अंदर आणविकता 3 है कि नहीं। तो आप इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर मैं अगली रिएक्शन लिख करके आपको आणविकता निकालना बताता हूं। चलिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब अगली रिएक्शन को देखिएगा ध्यान से। चलिए एक रिएक्शन देखिएगा, यहाँ पर लिखे हुए N2 + H2 और 2NH3, ये आपका अमोनिया बना हुआ है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, N2 और H2 के मिलने से अमोनिया बन गई। अब देखिए इस समीकरण में आपको आणविकता बताना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि समीकरण संतुलित है या नहीं, तो चेक करिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 2, यानी नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है। यहाँ नाइट्रोजन देखिए कितना है, तो संख्या में 1 है, यानी ये समीकरण बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए, तो नाइट्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन यहाँ कितना हो गया, नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 बराबर हो गया। हाइड्रोजन देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 3 दूनी कितना हो गया, 6, यानी यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 6, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, आगे हमें 3 लगाना होगा, तो यहाँ 3 लगाएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना कर दिया, 3 लगा दिया, तो हाइड्रोजन कितना 6, यहाँ 6, नाइट्रोजन यहाँ 2 और यहाँ 2। अब ये समीकरण क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब इसमें आणविकता चेक करिए। आणविकता के लिए क्या देखना है, तो अभिकारक अणुओं की संख्या। अभिकारक कहाँ मिलेगा, तो बाईं ओर मिलेगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर देखिए एक ये अभिकारक है, इसके सामने कोई संख्या नहीं तो 1 मान लिया जाएगा, जिसके सामने कोई संख्या नहीं वहां पर 1 माना जाता है, ठीक। यहाँ पर देखिए कितना लिखा है, 3, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, आणविकता कितनी हो जाएगी, फिर 4। और मैंने आपको बताया कि आणविकता कभी 3 से ज्यादा नहीं होती। अब क्या करना होगा, तो अब आपको कभी भी आणविकता 3 से ज्यादा आएगी तो हमेशा उसमें ध्यान रखिए कि कितनी आपको लिखनी है, तो हमेशा याद रखिए कि आणविकता आपको 3 लिख देना है, आंख बंद करके, वो गलत नहीं होगा, है ना। यानी यहाँ पर आणविकता कितनी लिखी जाएगी, तो ये हो जाएगी आणविकता आपकी, आणविकता बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, है ना। कहीं भी आणविकता आपकी 3 से ज्यादा आती है तो वहां पर हमेशा आपको कितनी आणविकता लिखना है, 3 लिखना है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये हो जाती है आणविकता की परिभाषा और इसके कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल। ध्यान ये रखना कि एग्जाम में जैसे मान लिया कोई समीकरण आती है, वो बैलेंस है कि नहीं, संतुलित है कि नहीं। संतुलित होने पर पहले ध्यान जाए, अगर संतुलित नहीं है तो संतुलित करिए, जब संतुलित हो जाएगी तब आपको उसकी आणविकता लिखनी है। और अगर संतुलित पहले से ही है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे अभिकारक अणुओं की संख्या देखिए, आणविकता बता दीजिए। लेकिन 3 से ऊपर कभी भी आए तो हमेशा आपको 3 ही लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। 3 से नीचे जितनी आए वो लिख दीजिए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, लेकिन 3 से ज्यादा कभी भी आई तो हमेशा आपको 3 ही लिख देना है, वही उसका आंसर माना जाएगा, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे आगे की ओर डिस्कशन करता हूं। तो चलिए, अब उसके बाद देखिए क्या है कि उसी के जस्ट बाद जटिल अभिक्रिया की आणविकता, यानी
मॉलिकुलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अब जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता कैसे ज्ञात की जाएगी? देखिए जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता आपके पेपर में कभी आई नहीं है, लेकिन मान लिया कोई अभिक्रिया दे दी जाए उसकी क्रियाविधि, क्योंकि इसमें आपको क्रियाविधि याद करना पड़ेगा और क्रियाविधि याद करने के लिए इतना कठिन सवाल कभी नहीं आएगा। अगर आता है तो आपको क्रियाविधि दी जाएगी और उसमें आपको लिखना होगा, लेकिन कैसे लिखना होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देखिए एक परिभाषा आई है, इसकी परिभाषा है और इसके विषय में क्या बताया है मैं इसको पढ़ करके आपको समझा देता हूं। देखिए लिखा क्या है आपकी स्क्रीन पर, लिखा हुआ है कि वे अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं उन्हें जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन होती है? जो अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में संपन्न हो। आप मैकेनिज्म क्रियाविधि पढ़ते थे, है ना, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा एक दो क्रियाविधि, वो कई स्टेप में होती थी, स्टेप बाय स्टेप, है ना, या इसी में अभी आप सेकंड पेपर में पढ़ेंगे हेलोएल्केन हेलोएरीन, वहां पर आपको क्रियाविधि पढ़ने को मिलती है SN1 SN2, है ना, तो वो सब कई चरणों में संपन्न होती हैं उस प्रकार से। तो उन्हें क्या है कि अधिक पदों में संपन्न होती है, जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी वे अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में संपन्न होंगी उन्हें जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं। इसमें लिखना क्या है, जैसे मैंने पूछ लिया जाए कि जटिल अभिक्रियाएं क्या होती हैं तो यही थ्योरी आपको लिखनी है। उसके बाद इन अभिक्रियाओं की आणविकता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनकी क्रियाविधि को लिखते हैं, क्रियाविधि को लिखा जाएगा जिससे प्रत्येक पद ज्ञात हो जाए। अब प्रत्येक पद की आणविकता अलग अलग ज्ञात कर ली जाती है। यानी कि इनकी आणविकता लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? इनकी क्रियाविधि पहले लिखना होगा और प्रत्येक स्टेप की आणविकता आपको अलग अलग बतानी होगी, है ना, क्योंकि ये जब एक चरणों में संपन्न नहीं होती हैं, अलग अलग स्टेप में संपन्न होंगी, अलग अलग चरणों में संपन्न होती हैं, तो इनकी आणविकता अलग अलग स्टेप में बताई जाएगी, है कि नहीं? तो ये कहती है ये थ्योरी आपकी, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बोर्ड के ऊपर आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल को मैं बता देता हूं कि ये कैसे है। ठीक, चलिए, तो ये आपके सामने जो लिखी हुई है वो एक जटिल अभिक्रिया है ना, ये एक जटिल अभिक्रिया आपको दी गई है और इसमें पूछा गया, इसकी क्रियाविधि भी आपको दी गई है ना। या फिर क्रियाविधि देखिए आपको याद नहीं करना होता है और मान लिया अगर इसे आता ही है तो आप एक याद कर लीजिएगा, यही ज्यादातर आई हुई है अभी तक एग्जाम में देखने को मिली है ना, तो आप चाहे इसको रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए, है ना। तो यहां पर देखिए क्या कि 4HBr + O2 2Br2 O2H2। अब देखिए ये अभिक्रिया आपको दी गई थी, इसकी आणविकता हम सीधे नहीं बता सकते। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 4 लगा हुआ है, ये कितना है 5 है, तो 5 आएगी, लेकिन आणविकता कभी 3 से ज्यादा होती नहीं है ना। तो इसकी क्रियाविधि को आपको लिखना होगा। देखिए क्रियाविधि नीचे लिखी हुई है कि HBr + O2, पहला स्टेप क्या है, देखिए HBr + O2 HOODR, ये पहला स्टेप है। अब पहले स्टेप में अभिकारक अणुओं की आपको सांद्रता या संख्या देखनी है। तो यहाँ पर अभिकारक कौन है, HBr है, O2 है ना। अब देखिए ये बैलेंस है पहले, अगर बैलेंस नहीं तो बैलेंस जरूर चेक कर लीजिएगा, अगर संतुलित नहीं है तो संतुलित कर लीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर HBr है, ये देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन बिल्कुल ठीक, 2 ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक, एक ब्रोमीन बिल्कुल ठीक, यानी सब कुछ बराबर है। तो पहले में देखिए कितनी है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 1, यहाँ पर कोई संख्या नहीं इसके सामने तो 1 मान लेंगे, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी पहले की आणविकता कितनी हो गई, पहले की आणविकता हो जाएगी 2, पहले स्टेप की आणविकता कितनी है 2। दूसरे की देखिए यहाँ पर HOOBr + HBr, देखिए ये बराबर है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ठीक, यहाँ पर 2 ब्रोमीन, यहाँ पर 2 ब्रोमीन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2, यानी ये भी संतुलित है, बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, इसकी भी आणविकता कितनी होगी 2, यानी इसकी भी आणविकता कितनी होगी 2 हो जाएगी। इसको देखिए यहाँ पर देखिए ये बैलेंस है तो 1H 2H हो गए, बराबर है। उसके बाद एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन यहाँ, 2 ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन भी है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, सब कुछ बैलेंस है, यहाँ भी संतुलित है। अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 1, यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से इसकी आणविकता ज्ञात की जाएगी। तो ये है आपकी जटिल अभिक्रिया का एक छोटा सा एग्जाम्पल, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे आगे की ओर डिस्कशन करता हूं। तो चलिए अब इसके बाद देखिए क्या है कि आपका अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए क्या है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे गए, इसमें क्या बताया गया है। तो कोटि में देखिए लिखा है कि इसे प्रयोगों द्वारा
ज्ञात किया जाता है। मैंने आपको पहले भी जब पढ़ाया था अभिक्रिया की कोटि, तो उसमें बताया था कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है, इसे प्रयोगों के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसीलिए आपको सवाल में जब अभिक्रिया की कोटि निकालना होता है तो वहां पर अभिकारकों की जो सांद्रता की घात होती है वो आपको पहले से लगा करके दी जाती है, क्योंकि ये प्रायोगिक तथ्य है ना। हम अभिकारक की मात्रा को देख करके अपने मन से नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जब सवाल वगैरह दिया जाता है कोट निकालने के लिए, तो वहां पर अभिकारकों की सांद्रता की जो घात है वो आपको लिख करके दी जाती है ना। मैंने आपको सवाल करवाए हैं, वीडियो आप देख भी सकते हैं। चलिए, तो इसे प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है या प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसको देखें आणविकता को, इसे क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है ना। यानी जो आपकी आणविकता है इसे क्या करते हैं, इसे आपकी क्रिया विधि के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि आणविकता क्या है, कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होती है। और आणविकता जब 3 से ज्यादा हो जाती है, कोई जटिल अभिक्रिया आएगी है ना, तो उसके लिए आणविकता कई स्टेप में अलग अलग निकाली जाती है कि नहीं। तो इसे क्या है कि इसे क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर कोटि में कहता है कि यह एक प्रायोगिक मान है। यानी कोटि में कहता है कि यह एक प्रायोगिक मान है। जब कोटि प्रयोगों द्वारा निकाली जाती है तो वो एक प्रायोगिक मान होगा ही, कॉमन सी बात है ना। तो यह एक प्रायोगिक मान है, यह एक सैद्धांतिक मान है, आप इसमें लिख सकते हैं। तो यह एक सैद्धांतिक मान है, यानी जो आणविकता है वो क्या है, सैद्धांतिक मान है। इसे थ्योरी में बताया गया है, अभिक्रियाओं की क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया गया है। ठीक, चलिए नंबर थर्ड देखिए, यह धनात्मक, प्लस का मतलब धनात्मक, माइनस का मतलब ऋणात्मक और शून्य, यानी यह धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तथा भिन्नात्मक हो सकती है। मैंने आपको सवाल करवाया है अभिक्रिया की कोटि के, उस पर लिखा होता था 3/2, 1/2, है कि नहीं। उस तरीके के सवाल मैंने करवाए, तो वहां पर भिन्न के रूप में लिखा होता था कि नहीं लिखा होता था, है ना। तो यह धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तथा भिन्नात्मक हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है ये। आणविकता में देखिए, यह शून्य, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। यहां पर आप लिख सकते हैं कि है ना। तो अभिक्रिया की जो आणविकता है वो शून्य, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक नहीं हो सकती। यानी आणविकता कभी भिन्नात्मक और जो आपकी शून्य है और ऋणात्मक, ये कभी नहीं हो सकती, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, एक पूर्ण नंबर में होगी, है ना। चलिए नंबर 4, यह सरल व जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रिया के लिए ज्ञात कर सकते हैं। भाई अभिक्रिया की कोटि जब एक प्रायोगिक मान है तो साइंटिस्टों ने जटिल अभिक्रियाओं के लिए, सरल अभिक्रियाओं के लिए, सबके लिए कोटि ज्ञात कर ली। आपको किताब में दे दिया गया छाप करके, आप उसको सॉल्व करिए, कोटि निकालिए इसकी, है ना, क्योंकि उसकी पावर तो, उसकी सांद्रता तो दी ही जाती है कि कितनी पावर पर डिपेंड कर रही है। तो जब वहां पर वो आपको दे दिया जाता प्रायोगिक मान, तो आप वहां से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह जो है सरल व जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए ज्ञात किया जा सकता है ना। उसके बाद आणविकता में देखिए क्या है कि यह सरल या प्रारंभिक अभिक्रिया के लिए ज्ञात कर सकते हैं। यानी आणविकता सरल या प्रारंभिक अभिक्रियाओं के लिए, है ना, हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। जैसे क्या दिया आपको, जैसे मैंने अभी आपको लिखा था कि NH3 + HCl और NH4Cl बन गया, तो वहां पर आपने आणविकता 2 बता दी। तो जो सरल अभिक्रियाएं होती हैं उनमें हम आणविकता कैलकुलेट करके बता सकते हैं, लेकिन जो जटिल अभिक्रियाएं होती उनकी हमें क्रियाविधि ज्ञात करनी पड़ेगी, तब हम बता पाएंगे। तो यही कह रहा है यहाँ पर कि यह सरल या प्रारंभिक अभिक्रिया के लिए हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर जटिल अभिक्रियाओं के लिए तो फिर आपको क्रियाविधि जानना होगा उसकी, है ना, ये पॉइंट। नंबर 5 देखिए, यह वेग व अभिकारक अणुओं की सांद्रता के बीच संबंध को बताती है। देखिए 5 नंबर जो पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि थोड़ा सा कम दिख रहा हो, मतलब समझ में कम आ रहा हो। तो यह वेग व अभिकारक अणुओं की सांद्रता के बीच संबंध को बताती है, यानी ये अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के बीच संबंध को बताती है। भैया अभिक्रिया की कोटि जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो वहां आप रिएक्शन लिखते थे कि नहीं लिखते थे। मान लिया कि कोई रिएक्शन हमारी जो है कि जिसमें R से P बनता था, तो वहां पर ये लिखते थे कि R है, ये रिलेशनशिप। देखिए R क्या है, अभिक्रिया का वेग या दर, ये क्या है, अभिकारक की सांद्रता। तो यही तो कह रहा कि अभिक्रिया के वेग व अभिकारक अणुओं की सांद्रता के बीच संबंध को बताती है। तो देखिए R = ये देखिए बता रहा कि नहीं बता रहा संबंध। इस प्रकार से मैंने बहुत सारे आपको लिखना बताया है कि नहीं।
तो ये हो जाएगा। उसके बाद इधर देखिए आणविकता में क्या है, आणविकता में यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है ना। तो ये किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, खास कर तो यहां पर लिख लीजिएगा कि अभिकारक अणुओं की संख्या को बताती है ना। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम दिख रहा हो तो ये लिख लीजिएगा कि यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को बताती है। क्योंकि आणविकता हम कैसे बताते हैं, आणविकता की परिभाषा ही यही है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है कि नहीं। तो वहां पर क्या है कि आपको अभिकारक अणुओं की संख्या की ही जानकारी तो मिलती है कि नहीं। तो पांचवा पॉइंट आपका ये हो जाएगा। मान लिया कोई दिक्कत है तो मैं फिर से बोल देता हूं, आप इसको लिख लीजिएगा कि यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को बताती है ना। ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका कोटि और आणविकता में अंतर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे आगे की ओर डिस्कशन करता हूं। तो चलिए अब आगे की ओर देखिए। हमारा जो टॉपिक है वो अगला है आपका आभासी या छद्म एकाणुक अभिक्रिया, यानी सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इसको कहते हैं, है ना। अब ये आभासी या छद्म एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है ना, इसको कहते हैं कि सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं, है ना। तो देखिए क्या है इसकी परिभाषा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि एक होती है परंतु आणविकता एक से अधिक होती है। यानी कहता कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि तो एक होती है, यानी n का मान 1 आएगा, लेकिन जो उनकी आणविकता है मॉलिक्यूलरिटी वो एक से ज्यादा होती है। ऐसा कैसे हो जाता है, तो ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें क्या है कि अभिकारक तो मान लिया ये दो हो सकते हैं। तो एक अभिकारक जो होता है इन अभिक्रियाओं में आपको मिलता है वाटर यानी जल, और जल वहां पर क्या होता है कि अधिक मात्रा में होता है। तो वहां पर वाटर की जो कंसंट्रेशन है या वाटर की जो मात्रा है या वाटर की जो सांद्रता है उसे निग्लिजिबल कर दिया जाता है ना। यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो वाटर की यानी जल की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है ना, वो किसी एक अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है। और अभिक्रिया का वेग जिसकी सांद्रता पर डिपेंड करता होता है उस वही क्या हो जाती है, अभिक्रिया की कोटि होती है कि नहीं। इसमें दो एग्जांपल बहुत ही फेमस हैं। कौन कौन से एग्जांपल होंगे, तो परिभाषा देख लीजिएगा। परंतु आणविकता एक से अधिक होती है, आभासी या छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। आपको ये लिखना है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हो गई। अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूं। जैसे आपका है C12 H22O11, ये है सुक्रोज यानी चीनी, है ना, इसको कहते हैं सुक्रोज, है ना। और ये आपका है वाटर, यानी सुक्रोज का जल अपघटन, चीनी का जल अपघटन। इसका एग्जांपल सुनिएगा, दोनों एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, यही एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं आपको। तो इसका जब जल अपघटन करवाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज C6H12O6 C6H12O6, है ना। ये ग्लूकोज ये फ्रक्टोज, देखिए दोनों का फार्मूला सेम है ग्लूकोज फ्रक्टोज का, लेकिन अंतर कहां होगा, कैसे पहचानेंगे। मान लिया इस तरीके से सूत्र लिखा तो कैसे पहचानेंगे कि ये ग्लूकोज है कि ये फ्रक्टोज है, तो आप ऐसे इसको नहीं पहचान सकते। आप इसकी जब संरचना को देखेंगे तब वहां पर देखने से आपको अंतर नजर आता है ना। लाइट के प्रति इनका जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है, इनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं। इसमें से ग्लूकोज जो आपका है वो एल्डोहेक्सोज है, जो फ्रक्टोज है आपका वो कीटोहेक्सोज है। यानी ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है और फ्रक्टोज में आपका कीटोन समूह पाया जाता है। ये जब मैं आपको बायोमॉलिक्यूल्स यानी जैव अणु चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पर इसकी संरचना को बताऊंगा डिटेल में। तो एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है, आप किसी को भी आप ग्लूकोज फ्रक्टोज लिख सकते हैं, यहाँ पर तो केवल फार्मूला है, इसमें कोई अंतर नहीं, ठीक। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर जल क्या होता है कि अधिक मात्रा में होता है, जल होता है आपका अधिक मात्रा में। तो इसी जल की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड नहीं करता है ना। इसके लिए क्या हो जाता है कि इसीलिए अभिक्रिया की कोटि 1 हो जाती है। तो यहां पर जो कोटि है वो कितनी होगी, n का मान 1 होगा, यानी केवल इसकी सांद्रता पर, सुक्रोज की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। यानी ये क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि जहां पर n की वैल्यू 1 होती है वो प्रथम कोटि की। तो ये भी कह सकते हैं एक प्रकार से प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है कि नहीं। तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसकी कोटि कितनी होगी, तो इसमें अभिकारक अणुओं की संख्या। अब यहाँ पर क्या है, इसमें आणविकता कितनी होगी, तो आणविकता का मतलब क्या है, अभिकारक अणुओं की संख्या। लेकिन समीकरण बैलेंस होनी चाहिए। यहाँ देखिए बैलेंस है, तो ये 12 6 6 12 हाइड्रोजन 22
12 और आपका ये क्या है कि यहाँ पर कितना है हाइड्रोजन, ये आपका 22 है, 22 2 24, 12 12 24, 11 यहाँ पर है। ऑक्सीजन यहाँ कितना, यहाँ 6 और यहाँ 6 6 6 12 हो गया, 11 और एक ऑक्सीजन यहाँ है 12 हो गया। तो ऑक्सीजन भी इसमें बैलेंस है कि नहीं। तो ये दोनों क्या है कि इस समीकरण में सब कुछ बैलेंस हो गया। अब अगर बैलेंस है तो आणविकता बता दीजिए, एक अणु इसका, एक अणु इसका, दो अणु है तो आणविकता कितनी हो जाएगी, इसकी जो आणविकता हो जाएगी, आणविकता बराबर है कितनी हो जाएगी आपकी 2, यानी इसकी आणविकता कितनी है 2 है। तो देखिए वही डिफिनेशन में लिखा हुआ था कि जिनकी कोटि कितनी होती है 1 है ना, इनकी कोटि 1 है लेकिन आणविकता कितनी है 2। आणविकता का मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या। तो यहाँ पर ये अभिकारक और ये अभिकारक है ना, तो आणविकता में ऐसा कुछ नहीं है, आणविकता में दोनों अणुओं की संख्या को लिखा जाएगा। ठीक, तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपका होता है एथिल एसीटेट CH3COO C2H5। चलिए उसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड नंबर जो आपका है वो CH3COO C2H5, इसका भी जल अपघटन है। तो जल अपघटन करवाने पर आपका एसिटिक अम्ल बनता है और एथिल अल्कोहल। तो CH3COOH और C2H5OH है ना, तो यहां पर एसिटिक अम्ल बनेगा और एथिल अल्कोहल आपका इसके जल अपघटन से बनता है। ये जल अपघटन की रिएक्शन है सारी। तो ये क्या है, ये एथिल एसीटेट है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट का जल अपघटन है ना, या इसको एक और नाम दिया जाता है एस्टर। कभी कभी कह देता कि एस्टर का जल अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। 4 ऑप्शन दे देगा, आभासी, छद्म, प्रथम कोट, द्वितीय कोट, शून्य कोट, 4 ऑप्शन देकर के टिक लगवाएगा आपसे, है ना। तो याद रखिएगा कि एस्टर का जल अपघटन जो होता है वो आपकी आभासी एकाणुक छद्म कोट की अभिक्रिया है, या फिर उसमें आपको ऑप्शन दिया हो सकता है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया, क्योंकि यहां भी वाटर की सांद्रता क्या है, वाटर यहां भी अधिक मात्रा में होता है ना, यानी वाटर की मात्रा यहां भी क्या होती है, अधिक होती है। और वाटर की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड नहीं करता है, वो केवल एक अणु पर, जो ये एस्टर है या इसका नाम क्या है एथिल एसीटेट है ना, ये आपका क्या है एथिल एसीटेट है, इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। तो यहां पर अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, तो अभिक्रिया की कोटि 1 हो जाएगी, है कि नहीं। अब बताना है आपको आणविकता। आणविकता के लिए आपको समीकरण बैलेंस होनी चाहिए, अभिकारक अणुओं की संख्या देखनी है, ये 2 बातें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, पूरी समीकरण बैलेंस है और सब कुछ दोनों क्या है यहाँ पर बराबर है। आप चेक कर सकते हैं पूरी समीकरण बैलेंस है। तो यहाँ पर आणविकता कितनी हो जाएगी, तो एक अणु इसका और एक अणु इसका, तो यहाँ पर जो आणविकता हो गई वो आपकी कितनी हो जाएगी, आणविकता बराबर 2 मिल जाएगी, है ना। इसमें आपको किताब सीरीज में देखेंगे यही 2 एग्जाम्पल अधिकतर लिखे हुए मिलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपकी हो जाती है आभासी या छद्म एकाणुक अभिक्रिया, है ना। तो इस प्रकार से आज मैंने जो टॉपिक लिया था आपको समझाने के लिए कि आपका जो आभासी छद्म एकाणुक अभिक्रिया है, कोटि है, आणविकता है ना, इनको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा। और क्या है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।